अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अवतार एपिसोड नंबर 26। एक और जाम पीने के बाद मैं तुम्हारी कोई खिदमत कर सकूंगा मिस्टर देवा कुमार। अनिल प्रकाश ने मेरा खाली गिलास देकर कहा, अभी जो जाम हमने पिया था वो विस्की था, तुम क्या पियोगे? मेरे पास अमरीकी स्कॉच, बर्बन और रूसी वोडका भी है। सोडे की बजाय बर्बन पानी के साथ पीना पसंद करूंगा, मैंने जवाब दिया। उस खातर मदारत का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल प्रकाश मुझे लेकर एक गोशे की तरफ बढ़ गया जहां बार बना हुआ था। मेहमानों की चहमगोइयाँ और खुशगपियाँ बंद हो गई थी। वो सब मुझे हैरत से देख रहे थे और उनकी नज़रों में नुक्ता चीनी का सा अंदाज था। शायद इसलिए कि मैं उनके गिरोह का फ़र्द ना था या उनके माहौल का बंदा ना था। अनिल प्रकाश ने मुझे जो इज़्ज़त और अहमियत दी, उसने उन्हें हसद में मुब्तला कर दिया था। आमतौर पर जमगठा नहीं होता मिस्टर देवा कुमार। उसने बर्बन से भरा हुआ गिलास मुझे थमाने के बाद कहा, मगर जब से, और उसकी ज़ुबान लम्हाती तौर पर रुकी। फिर वो बोला, जब से गोपीनाथ का देहांत हुआ है मुझे तन्हाई से वहशत होने लगी है। हर तरफ खला महसूस होता है। मेरा ख्याल है तुम मेरी कैफियत समझ गए होगे। और फिर उसने मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहा, देवा कुमार, तुम गोपीनाथ के मतलब कुछ मालूम करने आए हो? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें नागवार ना गुजरेगा। ये एक रस्मी कार्रवाई है, कुछ ख्याल ना करना। हाँ मिस्टर देवा कुमार। और उसके लबों पर एक तलख मुस्कुराहट उभर आई। उसने एक गहरा सांस लेकर कहा, नागवार तो यकीनन गुजरेगा, क्योंकि मैं उस हादसे के मतलब कुछ सोचना नहीं चाहता। इसलिए भी कि ये एक बड़ा अज़ियतनाक बन जाता है, रूह फरसा हो जाता है। लेकिन पुलिस क्या कहती है? कहती है कि होनी तो होकर रहती है। लेकिन मैं किसी फ्रेब में मुब्तला होकर अपने आप को धोखा देना नहीं चाहता। ये हादसा पेश ही नहीं आया। गोपीनाथ जिंदा है, जिंदा है, जिंदा रहेगा। उसने तवक्कुफ़ किया और उसने वोडका के 3 बड़े बड़े घोंट लिए और जिससे उसके चेहरे पर तमानियत की लहर दौड़ गई। हाँ, तो क्या मालूम करने की जहमत की है? उसने पूछा। पहले तो मैं गोपीनाथ की रिहाइशगाह पर एक नज़र डालूंगा, मैंने जवाब दिया, और फिर वो बालकोनी देखूंगा जहां से वो गिरा था। तुम जो जो देखना चाहते हो और पूछना चाहते हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसने अपने गिलास को मुंह से लगाया और फिर बड़ा सा घूंट लेकर रख दिया। उसने मुझे साथ लिया। लिविंग रूम से निकलकर बेडरूम में होता हुआ हॉलवे में जा पहुंचा। हॉलवे में उसने एक दरवाजे का कफल खोला और फिर हम लोग गोपीनाथ के सूट में दाखिल हो गए। गोपीनाथ का सूट भी उसी तरह सजा हुआ था जैसा अनिल प्रकाश का। फ़र्क ये था कि अनिल प्रकाश के लिविंग रूम से बॉलीवुड के फ़नकारों की जो रिहाइशगाहें एक कॉलोनी में थी वो बाईं सीमा से दिखाई देती थीं, जबकि गोपीनाथ का सूट इमारत के आखिर में था। यहाँ से दूसरी बुलंद इमारतें दाईं सीमा दिखाई देती। गोपीनाथ के बेडरूम में मुतअद्दिद खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म वाली 2 शेज़ाओं की तस्वीर आवेज़ा थी। उनमें 2, एक तो कदरे बेहजाबी की हालत में थी जो दिल को बरमाने वाली थी। गोपीनाथ की एक तन्हा तस्वीर और बाकी अनिल प्रकाश के साथ उतारी गई थी। अनिल प्रकाश के साथ एक तस्वीर में वो एक नाइट क्लब के सामने खड़ा था। अनिल प्रकाश का बाजू उसके कंधे पर था। गोपीनाथ का कद 6 फुट 2 इंच था और इस तस्वीर में अनिल प्रकाश के साथ ऐसी बुलंदी, ऐसी पस्ती का सही मरका पेश कर रहा था। अपने हुस्न और कद की वजह से अनिल प्रकाश उस पर पूरी तरह गालिब दिखाई देता था। गोपीनाथ दर हकीकत हुस्न से आरी था। गोल मटोल से चेहरों पर कंवारों जैसी आंखें और उखड़ा हुआ अंदाज। ऐसे लगता था कि जैसे वो कोई देहाती हो। मुझे एक मरतबा फिर वही ख्याल आया जो गोपीनाथ की बहन रत्ना की मौजूदगी में मेरे ज़हन में वारद हुआ था कि इस तज़ाद के बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि
गोपीनाथ के दिल में अनिल प्रकाश के लिए हसदो रश के जज्बात पैदा ना हों। खाली लिविंग रूम से होते हुए हम मगरबी रुख पर वाक़या बालकोनी में पहुँचे। सूरज उफक में रूपोश हो रहा था और उसकी गहरी सुर्ख छांव में शहर का मंजर दीदनी था। दिन डूबते ही सर्दी में इजाफा हो रहा था और आसमान गदला गदला दिखाई दे रहा था। ये है वो जगह जहां हादसा हुआ। अनिल प्रकाश ने इशारे से बताया। वो वहां नीचे गिरा था, उस तरफ। मैंने लोहे के मजबूत जंगले पर से झुककर 8 मंजिलों की बुलंदी से नीचे साउड वॉक पर एक निगाह डाली। जंगला मेरी बैलेट से बुलंद था। वाज़ेह रहे कि मेरा कद 6 फुट है। मेरा ख्याल है कि मुझसे 8 इंच छोटे कद का शख्स उस जंगले पर से हादसाती तौर पर मुश्किल से ही गिर सकता है, ता वक्त कि उसे उठाकर नीचे फेंक ना दिया जाए या धक्का देकर गिरा दिया जाए। कुछ और भी देखना चाहते हो मिस्टर देवा कुमार? अनिल प्रकाश ने दराफत किया। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाकर उसकी तरफ देखा। अलबत्ता कुछ पूछना चाहता हूँ, चलो वापस चलें। इतना कहकर वो मुड़ा और तेज़ी से लिविंग रूम में घुस गया। मैं भी लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके पीछे पहुंच गया और मैंने उसे जा लिया। वो रुक गया और उसने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मिस्टर अनिल प्रकाश, मैंने कहा, मेरे ख्याल में यहाँ ठहरना ज़्यादा मुनासिब होगा, इसलिए कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ और यहाँ मुझे वहशत होती है मिस्टर देवा कुमार। उसने बालकोनी की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, नीचे चलकर जो पूछना हो पूछ लें। देखो, उसने कदम आगे बढ़ाए तो मैंने कहा, कुछ बातें ऐसी हैं जो दूसरों को सुनवाना नहीं चाहता। प्लीज़ मिस्टर अनिल प्रकाश, अगर नागवार गुजरे तो चंद लम्हे अनायत फरमा दें, मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे यकीनन सख्त नागवार गुजर रहा है। और वो फिर कदम उठाने लगा और उसके लहजे में और चेहरे पर बड़ी नागवारी और तंदी ऊद आई थी। मैं उसका हाथ पकड़कर रोकने से रहा। ज़बरदस्ती मैं कर नहीं सकता था और ना ही मेरे बस में था। मैं चारों नाचार उसके पीछे चल दिया। वो किसी कदर कबीदा खातर दिखाई देने लगा और उसकी आंखों में उदासी तैरने लगी। अनिल प्रकाश के कमरे में पहुंचने पर मौजूद लोगों ने खशमगी निगाहों से मेरी तरफ देखा। वो अंदर ही अंदर खार खा रहे थे कि अनिल प्रकाश मुझे बहुत अहमियत दे रहा है। एक लागर और नहीस से नामालूम शख्स ने मेरी तरफ देखकर अपने साथी से सरगोशी की और दोनों हंसने लगे। एक खसूसियत उन लोगों में ये थी कि संगे तराश के सिवा बाकी सब उजले और साफ़ सुथरे नज़र आ रहे थे। संगे तराश की निस्बत उनका लिबास भी नफीस और कीमती था और उनकी उम्दा जामा ज़ेबी मुतासर करने वाली थी। दाढ़ी के झाड़ झंकार से महरूम चमकते हुए चेहरे, मलबूसात और तरह तरह की खुशबूयात से महकते हुए अशखास थे। यहाँ आने के बाद मुझे ये तलख एहसास हुआ कि जल्द यहाँ पहुँचने के ख्याल से अपने फ्लैट में लिबास बदलने के लिए ना रुककर मैंने गलती की थी। वो गोली जो मुझे छूकर गुजरी थी, उसने मेरे कोट में 2 वाज़ेह और नुमायाँ सुराख बना दिए थे। घुटने पर से पतलून भी छिद गई थी और ओवरकोट और पतलून पर भी जगह जगह मट्टी लगी रह गई थी। अनिल प्रकाश ने अपने लिए एक और जाम बनाते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और उसने जाम हाथ में लिया और फिर उसने सोफ़े के करीब जाकर लेटो और मर जाओ के मुसन्नफ़ से मुखातब होकर कहा, आचार्य भावें, मिस्टर देवा कुमार को जगह दो और ख़ुद फर्श पर चले जाओ। मेरा ख्याल था कि आचार्य भावें को उसकी बात नागवार गुजरेगी। ऐसा ना हुआ और उसने बड़ी फर्माबरदारी से हुक्म की तामील की और मैं और अनिल प्रकाश सोफे पर बैठ गए। आचार्य भावें मेरे दाएं हाथ पर मौजूद था और इस किस्म के मजमे में कुछ पूछ गुछ करना मुनासिब नहीं था। चौंका अनिल प्रकाश तन्हाई में बात करने पर तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरी थी। मुझे चौंका अब रस्मी कार्रवाई पूरी करने के सिवा चारा नहीं था, इसलिए मैंने उससे वही बातें पूछी जो पुलिस उससे पूछ चुकी थी। आया क्या गोपीनाथ मायूसी का शिकार था या उसकी मौत एक इत्तफाकी हादसा थी? क्या गोपीनाथ ने खुदकुशी की थी और उसकी खुदकुशी मोहब्बत में नाकामी तो नहीं थी? भांत भांत के अन लोगों की मौजूदगी में मुझे तफ्तीश करते हुए बड़ी उलझन सी हुई। मुझे जो कोफत हो रही थी उसका अंदाज़ा सिर्फ मैं ही कर सकता था। उस कोफत की वजह यह थी कि वो मजमा अपनी गुफ्तगू बंद करके हमारी तरफ हिमातन गोश होकर देख रहे थे और उनमें से कुछ तो और करीब सिरक आए
और उनकी दिलचस्पी और तजस्सुस में इजाफा होता जा रहा था। वो इसलिए भी करीब आए थे कि ज़्यादा खूबी और वजाहत से सुन सकें, ताकि फ़ुर्सत के औकात में मौजू बहस बना सकें। चौंका उनके पास वक़्त की कमी ना थी। आचार्य भावे जो करीब और हमारे पैरों के करीब फर्श पर बैठा हुआ था, उसने अचानक मुदाखलत की। शायद इसलिए कि अनिल प्रकाश ने खुदकुशी की तरवीद की और मैंने उससे डॉक्टर मुखर्जी से मुलाकात का जिक्र किया तो उसने हंसकर कहा था कि हाँ, गोपीनाथ 2-1 मरतबा उसके पास गया था। वो डॉक्टर मुखर्जी भी अजीबोगरीब नफ्सियाती मालिज है और कोई भी मरीज़ उसके पास जाता है, वो किसी भी उम्र का मर्द हो या औरत, उसके कपड़े उतार कर उसका मुआयना करता है और उसका ये तरीक़ेकार है। लेकिन उसकी हालत ऐसी ना थी कि वो खुदकुशी कर लेता। अगर ऐसा होता तो उसकी हरकत व सकनात से ज़ाहिर हो जाता। ये सुनकर आचार्य भावे बोला, मैं ख़ुद भी डॉक्टर मुखर्जी से मुआयना करा चुका हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, एक शानदार तजर्बा कह लें। अगर मैं उससे इलाज करा के अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत न करता तो नामुमकिन था कि मेरा नावल लेटो और मर जाओ अजीम तख्लीक ना बनता। मैंने उस मियाँ मिट्ठू की बात नज़रअंदाज कर दी। उसने अपनी तख्लीक को अजीम करार दिया। वो अजीम नावल हरगिज़ ना था। वो जितना फ़रोख्त होना था हो चुका था। अब तो उसे कोई ख़रीद भी नहीं रहा था। वो बुक अस्टालों पर धरा हुआ था। लोग उसका रंगीन सर वर्क ज़रूर देखते और जिस पर एक नीम उरिया औरत आर्ट की तस्वीर में थी, और मैं इस वक्त बहस के मूड में ना था और यहाँ से जल्द अज जल्द चल देना चाहता था। कोई और मौका होता तो उसकी तबीयत ऐसी साफ़ करता कि वो लिखना भूल जाता। बहरहाल मैंने अनिल प्रकाश से कहा, पुलिस को मालूम हुआ है कि खुदकुशी के वक़्त गोपीनाथ अपने सूट में तन्हा था। क्या ये मुमकिन है कि उस वक़्त आसपास कोई मौजूद ना हो? मैं क्या कह सकता हूँ? अनिल प्रकाश ने अपने कंधे उचकाकर सरगोशी के से अंदाज में जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि वो अकेला ही था। मुमकिन है कोई और भी मौजूद हो, कोई दोस्त, लड़की या लड़का। मुझे इस बात की इसलिए खबर भी नहीं कि मैं अपने सूट में मौजूद था। इस हादसे के फ़ौरन बाद ही मुझे मतला किया गया था, बस इतना जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि काफ़ी पूछगछ हो चुकी है। ये तफ्तीश तो शैतान की अंत की तरह लंबी होती जा रही है। ये कर्ण सिंह था जो मेरे बाईं तरफ बैठा हुआ था और मैंने उसकी तरफ तेज़ नज़रों से देखा। तुम्हें क्या एतराज़ है? मेरा लहजा सख्त हो गया। एतराज़? वो बोला कि हर बात की एक हद होती है। तुम्हारी तफ्तीश हद से तजावज़ कर रही है। गोपीनाथ के पास कोई और भी मौजूद था, कोई औरत और जिससे उसके ताल्लुकात थे, और उस औरत के शोहर ने उन दोनों को गिलाज़त के दलदल में देखा और गोपीनाथ को कत्ल कर दिया। तुम दरअसल ये कहना चाहते हो कि गोपीनाथ को कत्ल किया गया है? मिस्टर करण सिंह, तुम जो चाहे नतीजा अखज़ कर लो। मैंने तल्ख़ लहजे में उसे मुखातब किया। मैं गोपीनाथ की मौत की तहकीकात कर रहा हूँ। मिस्टर अनिल प्रकाश से ये दरियाफ़त करने नहीं आया हूँ कि उसके तल्लुकात तुम्हारे दोस्त की किसी बहन, बीवी या किसी लड़की से थे जिसके शोहर या भाई ने मुश्तिल होकर कत्ल कर दिया। उनमें से जो यहाँ मौजूद हैं उनकी पत्नी, बहन, बीवी या बेटी से थे। बज़ाहिर उसकी मौत एक हादसा थी, लेकिन खुदकुशी या कत्ल भी तो मुमकिन है। तीसरी सूरत क्या हो सकती है? कर्ण सिंह और दूसरे हाजरीन के चेहरे जर्द पड़ गए, क्योंकि उनकी बेबी, बेटी और बहनें आज़ाद ख्याल होंगी और गोपीनाथ से शायद तल्लुकात रहे होंगे। शायद उनकी आमदोरफ़्त रहती हों और मेरी ये बात उनके दिलों पर चाबक बनकर लगी। शायद उन लोगों ने एक लम्हे के लिए तसव्वुर में अपनी औरतों को गोपीनाथ के साथ गिलाज़त के दलदल में धंसा हुआ देखा हो। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब कर्ण सिंह की थी और उसकी बीवी को मैं जानता था। वो बीवी कम शमअ महफिल ज़्यादा थी। उसकी यहाँ आमदोरफ़्त भी ज़्यादा थी और वह मजाक उड़ाने के अंदाज में हंस दिया। फिर उसने बुलंद आवाज़ में तंज़िया लहजे में कहा, मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे प्राइवेट जासूस मिस्टर देवा कुमार अब एक मफरूज़ा कत्ल के सिलसिले में अपनी क़यासात की रोयदाद बयान करेंगे, क्योंकि उन्हें बड़ा इल्ज़ाम है कि उनके जैसा जासूस हिंदुस्तान में नहीं है। ये हिंदुस्तानी शर्लॉक होम्स हैं। मिस्टर करण सिंह, मेरा पारा चढ़ने लगा। तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम दखल दर माकूलात बंद करो। यहाँ तुम और जो भी मौजूद हैं वो सब अपने काम से काम रखें, अपनी औकात और जामे में रहें और मुझे अपना काम करने दें।
मैं जब यहाँ से आया था और मुझ पर आधा दर्जन से ज़्यादा फ़िक्रे चुस्त किए जा चुके थे और जिन्हें मैंने अनसुना कर दिया था। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बकवास और फजूल बातें मैं सुनने के लिए नहीं बल्कि तहकीकात करने आया हूँ। लागर शख्स ने अब करण सिंह को मेरे खिलाफ महाज आरा पर कोई बात कही और जिससे बुलंद आवाज़ से यूं अदा किया गया कि सभी लोग सुन लें। बिल्कुल जानवर है ना ये? क्या ये मेरी बात गलत है? उस तमस्खराना बात पर 2-3 आदमियों की हंसी छूट पड़ी और वो खी खी करके हंसने और उस तरह देखने लगे जैसे मैं वाकई जानवर हूँ। करण सिंह ने भी ये जुमला सुन लिया था और वो शेर होकर बोला, मिस्टर देवा कुमार भड़क उठे हैं और अब तुम लोग उसका मज़ा चखोगे। ये क्या मज़ा चखाएंगे? नहीफ और लागर शख्स ने करण सिंह की तरफ इस्तेहज़ाइया नज़रों से देखा। इतनी हिम्मत है इनमें? मज़ा ये है कि वो आप सबको दखलदार माकूलात पर एक नामाकूल सा लेक्चर देंगे, करण सिंह ने कहा, और इसका मज़ा चखना है। करण सिंह का ये इस्तेहज़ाइया अंदाज का तबसरा सुनकर हाज़रीन में से मुतअद्दिद लोग अपनी हंसी ना रोक सके और वो बड़े ज़ोर ज़ोर से खी खी करने लगे। अब मुझे इस तरह देखने लगे जैसे मैं कोई जोकर हूँ और उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शराफत से कह रहा हूँ कि तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं गुर्रा कर उसके करीब होकर कहा, क्या तुम तमाशा बनना चाहते हो और मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ कहूँ तो महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन जाएगी? क्या मैं तुम्हारी पत्नी से वाकिफ़ नहीं हूँ? करण सिंह का चेहरा मुतगय्यर हो गया। सॉरी, वो मेरी धमकी सुनकर खामोश हो गया और मुझसे नज़रें मिलाने की अब उसमें ताब ना रही। मिस्टर देवा कुमार, ये क्या है? उस लम्हे आचार्य भावे ने अपनी टांग उड़ाई और वो ये समझता था कि मैं उस पर इसलिए दबाव ना डाल सकूंगा कि वो एक अजीम नावल निगार है। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी पतलून के छेदे हुए घंटे छूते हुए कहा, तुम्हारी पतलून में सुराख? क्या तुमने नए डिज़ाइन की पतलून पहनी है? क्या किसी फैशन शो से होकर आ रहे हो? और उसके बेकार और बेहुदा और नाशाइस्तगा मजाक पर हाज़रीन बड़े भूंडे और बेहंगम कहके लगाकर हंसने लगे और मुझे इस बात की तवक्का नहीं थी कि उसके पेट में भी दर्द होगा और इस किस्म की बात कहने की तो कोई तुक तक नहीं थी। ये तुम्हारे कोट में भी दीमक ने सुराख कर रखे हैं। और वो अन कैकों के मज़ीद तवानाई और हौसला अफजाई पाकर बोला और फिर उसने अपनी बत्तीसी निकाल दी। उन सुराखों ने कितना अच्छा और खूबसूरत डिज़ाइन बयान कर दिया है। इस मौके पर मुश्तिल होकर जवाब देने में तमाशा बनकर रह जाता। अनिल प्रकाश का ये सूट ना होता तो मैं उसकी बत्तीसी निकालकर उसकी हथेली पर रख देता। अनिल प्रकाश को भी मेरी आमद नागवार लग रही थी। मैं उसे और बदज़िन करना नहीं चाहता था दोस्त, और मैंने उसे बड़ी नरमी और शीरी आवाज़ में मुखातब किया। उसने मेरे घुटने पर अपने हाथ रखे हुए थे और वो उन पर हाथ फेर रहा था। क्या ये बेहतर नहीं कि अपने गंदे और मकरू पंजे मेरे घुटने पर से उठा लो? आखिर तुम्हारे लिबास को हो क्या गया है? और उसने हाथ उठा लिया, लेकिन वह पूछे बगैर नहीं रह सका। ये सवाल पूछने का अंदाज ऐसा था जैसे अपने मजाक से बेहाल हो रहा हो और उसमें इस्तेहज़ाइया अंदाज था। वो कमीनेपन पर उतरा हुआ था। बदमाशों के साथ एक झड़प में मेरे लिबास का ये हशर हुआ है। मैंने अपनी आवाज़ बदस्तूर नरम और खुशगवार रखते हुए कहा, मेरे कोट में जो सुराख देख रहे हो उसे अच्छी तरह देख लो। ये गोली का सुराख है। तुम्हारा मतलब है कि बंदूक की गोली का? और उसके चेहरे पर हैरत के आसार पैदा हुए। तुम ज़ख्मी भी नहीं हुए? बंदूक की गोली नहीं, रिवाल्वर की गोली थी, मैंने उसे जवाब दिया। पर आत्मा ने बचा लिया, वरना मैं यहाँ नहीं होता। रिवाल्वर की गोली हाज़रीन पर उस वक़्त गोली दागी गई और उस सादा सी वजाहत पर उसे गालबन धचका सा लगा था। गोया हम इस वक्त एक हीरो की हजूरी में हैं दोस्तों, और उसके कारनामे फिल्मी हीरोइनों से भी बढ़कर हैं। आचार्य भावे ने जिस एहताइया अंदाज में मेरा मजाक उड़ाया और उस पर हलक खुल गए और अशकाफ कह के लगाने लगे। मुझे अपने गर्म होते हुए महसूस हुए कान, और अगर मेरे सुर्ख कान देख लेता तो यकीनन अपनी ज़ुबान को लगाम दे देता, मगर वह उस वक़्त तहसीन और सताइश करने वाले अपने हवारियों की तरफ देख रहा था। तकरीर, और उसने तंज़िया लहजे में कहा, लेकिन उसमें तहकीर का अंदाज शामिल था। हमारे हीरो साहब एक दिल अफरोज़ तकरीर फरमाएंगे। अब आप लोग दिल थाम कर सुने, हिमा तन गोश हो जाएं। गालबन ये लोग इस किस्म के छछूरे मजाक के आदी थे और उसकी बातें सुनकर हंसते हंसते लोट पोट होने लगे। उन्हें देखकर यह ख्याल करना महाल था कि चांद लम्हे बेशतर गोपीनाथ की मौत के बारे में बात हो रही थी। क्या तुम अपनी थोथरी बंद नहीं कर सकते ताकि मैं कुछ काम की बातें कर लूँ?
मेरे सब्र का पैमाना छलक उठा। मैं आगे की तरफ झुका। आचार्य भावे के कंधे को थामकर हल्का सा झटका दिया। और ये तुम जामे से बाहर क्यों हो जा रहे हो? और मैंने तो सिर्फ एक हल्का सा झटका दिया, मगर और जोश और गुस्से के बाद कुछ ज़्यादा जोर लग गया और आचार्य भावे के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसके चेहरे से नागवारी और गुस्से की लहर ज़ाहिर होने लगी। ये क्या मजाक है? आचार्य भांवले तितलाकर बोला। और मैं इस किस्म की वहशत और मजाक का आदी नहीं। मेरी निगाह कर्ण सिंह की तरफ उठ गई और उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था कि आचार्य भावे का मेरे हाथों पे ये हशर देखकर उसे खुशी हो रही है। बात यह थी कि उसे जो गरूर था, ज़ाम था और वह हर वक्त शायद अपनी बड़ाई हाँकता रहता था। इसलिए करण सिंह और दूसरे उससे नाला और मुतनफ़र थे। वो उसे इसलिए बर्दाश्त करते थे कि अनिल प्रकाश उसे बुलाता रहता था। ये बेहुदगी शरीफों का शेवा नहीं, आचार्य भावे ने बरहमी से कहा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं एक कलमकार हूँ, कलम की ज़ुबान से बात करता हूँ मिस्टर देवा कुमार। और उसने तवक्कुफ़ करके सांसों के ज़ेरो बम पर काबू परकाया। धींगा मुश्ती किसी मसले का हल नहीं होता। शायद तुमने कभी मेरी कोई किताब नहीं पढ़ी। गलती से एक पढ़ी थी और मैंने एक हल्का सा ठुमका लगाकर उसका कांधा छोड़ दिया। और वो एक मज़ाहिया किताब थी। एक मज़ाहिया किताब? वो बुरी तरह चौंका। वो कौन सी किताब थी और जिसे तुम मज़ाहिया कह रहे हो? नाम बताओ उस किताब का नाम। और मैंने अपना सर खुजाया। कुछ अजीब और वाहियात सा नाम था। लेटो और मर जाओ, शायद यही नाम था। तुमने ये किताब हरगिज़ नहीं पढ़ी। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग जद पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। वो बुरी तरह फुंकारा था। ये तुमने क्यों और कैसे अंदाज़ा किया कि ये किताब मैंने नहीं पढ़ी? मैंने अनजान बनकर कहा। क्या ये तुम्हारी किताब का नाम नहीं? वो ऐसे कि ये किताब मज़ाहिया नहीं थी। उसने जवाब दिया, मेरी 2 मज़ाहिया किताबें हैं, लेकिन उनके नाम और ही हैं। अच्छा, तो वो किताब मज़ाहिया नहीं थी? मैंने कहा, यकीन करो मैंने यही एक किताब पढ़ी है, लेटो और मर जाओ। खूब। अच्छा, तो वो मुस्कुरा दिया और उसका रंग कुछ नॉर्मल सा हो गया। अच्छा, तो बताओ कि उस नावल के मतलब तुम्हारी क्या राय है? उसकी ज़ुबान और बयान की बारीकी, नज़ाकत और इस्तेमारात के मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम सचमुच मेरी बेलाग राय जानना चाहते हो? और मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज़ करके पूछा, सुन सकोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने असबात में सर हिलाकर जवाब दिया। एक कलमकार को अपनी किताब को पढ़ने वाले की राय दरकार होती है, इसलिए कि वो उनकी पसंद और नापसंद के बारे में अंदाज़ा तो कर सके। तुम अपनी बेलाग राय दो। तो सुनो, मैं कहने लगा, ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर ज़हनी परागंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। और उसके मुकाबले में कोक शास्त्र बेहतर है, इसलिए कि उसमें इशारे किनारे में बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। ऐसा लगता है कि तुमने कोई अमेरिकी या यूरोपीय नमूना फ़िल्म देखकर उससे मुतासर होकर ये किताब लिखी। और तुमने उसमें एक तवाइफ की ज़िंदगी, उसके किरदार और उसकी अय्याशी को पेश किया है। और उसमें सेक्स के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने एक सफ़र के दौरान उसे ख़रीदने की गलती की थी। 2-3 सतरें पढ़ने के बाद ही बेजार हो गया। और जैसे जैसे ज़बरदस्ती पढ़ता गया, उकताहट बढ़ती ही गई। जहाँ तक प्लाट का ताल्लुक है, वो इंतहाई फसफसा है, बेजान और कमज़ोर। किरदार इंतहाई छछोरे हैं। वो बेडरूम में जबरो ज़्यादती के मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और मैंने उस नावल में बारीकी और लतीफ़ और इस्तेमारात का शदीद कहत पाया। बहुत कमी महसूस की। और उसमें जुज़ियात की भी कमी है। और बाकी जहाँ तक असलूब तुम बकते हो, वो मेरी तनकीद के दौरान बुरी तरह झंझला गया। और तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं। तुम क्या जानो नावल क्या होता है, कहानी क्या होती है, इस्तेमारात किस चिड़िया का नाम है। तुमने बेलाग राय तलब की थी, वो मैंने दे दी। मैंने कहा, तनकीद सुनने के लिए दिल और हौसला चाहिए। ये हर कलमकार के बस की बात नहीं होती। मैंने ये किताब चलती ट्रेन से नदी में फेंक दी थी। ये कहानी जो एक 56 बरस की जिनस ज़दा तवाइफ और एक नौजवान लड़के के गिर्द घूमती है, उससे से तुमने पढ़ने वालों को क्या बतलाना चाहा है? लानत है तुम पर और तुम्हारी इस नावल पर। अगर तुमने ऐसी नावल लिखी तो हो सकता है कि कोई नौजवान तुम्हें शूट कर दे। और अगर तुम्हें औरत की अक्कासी का इतना ही अरमान है तो अपने ख़ानदान की किसी औरत पर लिखो। मैं जब तक ज़िंदा हूँ ऐसा बेहुदा नावल नहीं पढ़ूँगा। उम्मीद है कि तुम ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहोगे। वो पीछो ताब खाता हुआ बोला और उसका चेहरा चिकंदर की तरह हो गया।
और ये थी उसकी नाम नहाद और अजीम मुसन्नफ़ की पेशगोई। उसमें उसका नहीं और उसकी ज़ात और जहनीत का कसूर था। दरअसल उस कमाश के कलमकार तनकीद के पत्थर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। बस उन्हें तो ऐसी तनकीद दरकार होती है जिसमें उनकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए जाएं। और मैंने उसके नावल के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया वो हकीकत पर मबनी थे। और मैंने जो उस नावल की धज्जियाँ उड़ा दी थी उसने कमरे में एक गहरा सकूत तारी कर दिया। हाज़रीन में से कोई ऐसा नहीं था जो मेरी राय से इख्तलाफ करता और उस कलमकार की हमायत में बोलता और नावल की खूबियाँ गिनवाता। इस सकूत में बैरूनी कमरे में बजने वाले उस रिकॉर्ड की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी जो मैं पहले आते ही सुन चुका था। तुमसे वो मोहब्बत की जो मोहब्बत से कहीं अरफा और अजीम है। मोहब्बत करनी और मोहब्बत के सिवा और किसी ख्याल ने मेरे ज़हन को आलूदा नहीं किया। आचार्य भावे के साथ ज़ुबानी जमा खर्च करते वक्त मैंने अनिल प्रकाश की तरफ नहीं देखा था और वो मुझसे बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे तवक्का नहीं थी कि यह आचार्य भावे अपनी शामत को दावत देगा, इसलिए भी कि अनिल प्रकाश खामोश था और ये कलमकार मुझ पर हावी हो जाएगा, लेकिन उसके बरअक्स हुआ था। मैंने उस कलमकार को भरी महफिल में नंगा करके रख दिया था। मेरे दिल में कलमकारों की जो इज़्ज़त थी और एहतराम था वो कलमकारों के दिल में एक दूसरे के लिए नहीं होता। भरी महफिल में आचार्य भावे के परखचे मैंने उड़ाए थे और उस बात ने अनिल प्रकाश को मेरे खिलाफ बरांगीता कर दिया और उसने जाम को बड़ाई सिमत से पकड़कर इस जोर से भींचा कि जाम टूट गया और उसकी किरचियाँ अनिल प्रकाश की हथेली को जख्मी कर गईं। गिलास का निचला हिस्सा धब से कलीन पर गिरा और अनिल प्रकाश का चेहरा इंतहाई कशीदा हो रहा था। फिर जैसे किसी कदर हैरत से देखते हुए उसने अपना हाथ खोल दिया। खून आलूद हाथ से किरचियाँ नीचे कालीन पर गिरी और उस लम्हे उसके चेहरे पर करख्तगी सी थी। अनिल प्रकाश ने हथेली खोलकर 2 गहरे घाव दिखे और खून का एक बड़ा सा कतरा नीचे गिरा। कालीन पर एक बड़ा सा धब्बा पड़ गया। उसने कहा, और ये सब कुछ समझने से कासर हूँ। शायद मैं अपनी कमज़ोरियों से लाइल्म हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। ज़ख्मी हाथ पर रुमाल लपेटने के बाद उसने एक और जाम बनाया और जब वो जाम लिए वापस आया तो मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा मिस्टर अनिल प्रकाश, मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, आपने मुझे जो कीमती वक्त दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर देवा कुमार, ये सब भूल जाओ। अनिल प्रकाश ये कहकर मेरे साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा और तुमने भी आखिर वक्त दिया। कमरे में मौजूद लोगों ने मुझ पर से तवज्जो हटा ली और फिर वो गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए थे। उनका मौजूद बहस कोई पसंदीदा शख्स था। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बैरूनी दरवाजे पर पहुँचकर बोला, और मुझे इस बात का अफसोस है कि आचार्य भावे के साथ मेरी झड़प हो गई। किसी का मेहमान बनकर उसके दोस्तों के साथ उलझना और छेड़छाड़ मुझे खुद पसंद नहीं। तुमने उसे खूब ही रगीदा है। अनिल प्रकाश मुस्कुरा दिया, और शायद उसमें उस हरामजादे के लिए कोई बेहतरी हो। अब हर एक से यही कहता रहता है कि उसने एक मास्टरपीस नावल लिखा है। वो मियाँ मिठू बनता रहता है, उसे शर्म नहीं आती। तो क्या तुम उस नावल को मास्टरपीस तस्वर नहीं करते हो? मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा, और जब कि उसकी नावल की बड़ी शोहरत है। बदबू कहो और कोई भी सलीम तबा शख्स खुशबू नहीं कह सकता। और उसने कदरे तामल के बाद कहा, हमारा ग्रोह कुछ तारीफ़ के काबिल नहीं। मैं उसे नावल ही नहीं मानता और उसमें कोई कहानी नहीं, सिर्फ बेड सीन भरे हैं। मैं तुम्हें इस ग्रोह में शामिल नहीं समझता मिस्टर अनिल प्रकाश, मैंने कहा, और उसे तुम चापलूसी ना समझना। मैं तुम्हारे दोस्तों की तारीफ़ नहीं कर सकता। लानत हो इन पर, और ये मेरे दोस्त नहीं हैं। अनिल प्रकाश होंठ चबाकर बोला, और मैं भी उनकी तरह उलझा हुआ हूँ। और हकीकत ये है कि मैं अब गोपीनाथ के बगैर चल ना सकूँगा। वो मेरी आत्मा था। मैं कुछ बेचैन सा हो गया। मैं जानता हूँ कि गोपीनाथ की गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए गाना मुश्किल है, मैंने कहा, मगर उसका इलाज मुमकिन है। और तुम इस कदर मायूस और दिल बर्दाश्ता क्यों हो रहे हो, जबकि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। शायद किसी वक्त मैं बता सकूं। गोपीनाथ मेरा दोस्त था, इनकी तरह नहीं। और उसने अपना सर ऊपर उठाया, और कुछ भी हो, चंद माह पहले तक वो मेरा बेहतरीन दोस्त था। चंद माह पहले तक। मैंने चौंक कर पूछा, और मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। जाने दो, इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। उसने अलविदाई मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैं तुम्हें मज़ीद वक्त देने से कासर हूँ।
उससे रुखसत होकर एलोवेयर की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि यह शख्स अनिल प्रकाश अपने मौजूदा हमनशीनों से यकीनन मुख्तलिफ और बेहतर है। लेकिन उसने गोपीनाथ के मुतल्लिक जो अभी अभी कहा, मैं अनिल प्रकाश के यहाँ से अपने फ्लैट पर आया। नहाने धोने, शेव और कपड़े तब्दील करने के बाद मैंने ताज़ा दम होने के लिए काफ़ी बनाई। गर्मा गर्म काफ़ी पीते हुए बहुत से नामूर के बारे में सोचने लगा। मैं ताज़ा दम हो चुका था। काफ़ी देर तक गौर खोज करने के बाद बिल आखिर मेरे ख्यालात उन 3 बदमाशों पर मरकूज़ हो गए जो मेरे तरफे आज़ाद हुए थे और नाकाम हो गए थे। आखिर उन लोगों ने मुझे लोहे जहाँ पर हरफ़े मुकर्रर समझकर क्यों मिटाने की कोशिश की थी, और उन्हें क्यों कर मालूम हुआ था कि मैं फ़लाँ वक़्त पर उस मकाम से गुज़रूँगा जहाँ उन्होंने मुझे घेरा था, और उनका मकसद तो समझ में नहीं आया।